everyone, welcome to our channel. And today we are continuing the series of Insight IAS Daily Current Affair of 7th of October 2020. And the topics that we are going to discuss, there are 5 topics that are main specific and there are 6 topics that are prelim specific. So let's start our discussion. From the first news of a GS2 paper, what constitute a breach of a legislative privilege? तो न्यूज़ ऐसा है कि क्या मतलब कंटेक्स्ट देखा जाए तो क्या ब्रीच करता है, ब्रीच मतलब उल्लंघन करता है जो लेजिस्लेटिव को प्रिविलेज दिए जाते हैं उसके रिलेटेड न्यूज़ है। तो अगर बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट के बारे में देखा जाए, एक एफिडेविट हुई थी, ठीक है, एफिडेविट साइन हुई थी या एफिडेविट फाइल हुई थी इन द present to appeal by Facebook India VP and MD Ajit Mohan and the Facebook in the Supreme Court against the summon। ठीक है, तो एक अपील थी किसके थ्रू, जो फेसबुक इंडिया वीपी है, ठीक है, अजीत एमडी अजीत मोहन एंड फेसबुक, ठीक है, कहाँ पे साइन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द समन। समन मतलब कोर्ट के का ऑर्डर जहाँ पे हमें उनके सामने या जज के सामने अपीयर होना पड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली का असेंबली ने ऐसा कहा है कि जो मोहन है, ठीक है, अजीत मोहन है, हैज़ नॉट बीन इशूड एनी समन फॉर द ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज। तो उन्होंने ऐसा स्टेट किया है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने का उनका प्रिविलेज के उल्लंघन के लिए कोर्ट ने उनको समन के लिए नहीं बुलाया है, ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन इशूड एनी समन, ऐसे दिल्ली असेंबली ने बताया है, ठीक है। दिल्ली असेंबली ने ऐसा भी कहा है, ही वॉज ओनली समन बाय इट्स पीस एंड हारमोनी कमिटी टू अपीयर एज ए विटनेस इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट। जब दिल्ली का रायट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट रायट हुआ था, उस टाइम पे ही उनको बस समन करने को कहा था, मतलब उनको समन का ऑर्डर आया था, मतलब कोर्ट के सामने, जज के सामने प्रेजेंट होने को कहा था, ठीक है। अगर और इस बार जो है उनको नहीं कहा है, ठीक है, ऐसा दिल्ली असेंबली का कहना है। बट कैन द कोर्ट इंटरवीन इन सच मैटर, ठीक है, जो प्रिविलेज रिलेटेड मैटर होते हैं या जो भी ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज रिलेटेड मैटर्स होते हैं, ठीक है, कभी भी अगर कोई उल्लंघन कर रहा है किसी टाइप का लेजिस्लेटिव प्रिविलेज के केस में, तो उस केस में कोर्ट क्या इंटरवीन कर सकता है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। इसका आंसर मैं बताती हूँ। द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, असेंबली में, वो हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ला सकते। उसके साथ साथ जो मेंबर्स होते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इन जिसके हाथ में जो भी पावर होती है, ठीक है, जो प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस के वो रेगुलेट करने के, तो उनके अंडर में ही होते ही ये सारी पावर, ठीक है, ठीक है। जो भी जुरिडिक्शन हो या जो भी इशू हो, ठीक है, पावर रिलेटेड या प्रिविलेज रिलेटेड, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके अंडर में होते हैं। एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या कोई मेंबर हो, उसके साथ साथ जो असेंबली की प्रोसीजर हो, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर, ठीक है। अभी बेसिक कुछ देखा जाए जानकारी, तो विच प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ अ लेजिस्लेटर, क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो प्रोटेक्ट करता है प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेटर, ठीक है। तो आर्टिकल 105 105 जो है वो देता है पावर एंड प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड द मेंबर एंड द कमिटीज़, ठीक है। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 194 है, वो भी सेम पावर प्रिविलेज और इम्यूनिटी देता है स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल डील करते हैं रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेटर, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ठीक है। व्हाट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज, ठीक है। अभी ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज किसको बोलते हैं, ठीक है। एक देखा जाए तो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है या नोटिफाइड नहीं है रूल्स रिगार्डिंग क्या कंसिड करता, मतलब कंसिडर करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड पनिशमेंट इट अट्रैक्ट, बट कुछ जनरल आइडियाज़ दिए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया है, सबसे पहला है एनी एक्ट दैट ऑब्स्टक और इम्बेंड्स आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इन परफॉर्मिंग इट फंक्शन, ठीक है। कोई भी एक्ट जो हो, ठीक है, वो अगर हाउस के प्रोसीडिंग में कुछ किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा हो, ठीक है, उस केस में उसके साथ साथ विच ऑब्स्ट्रक्ट और एम्बेड्स एनी मेंबर और द ऑफिस ऑफ सच हाउस इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी
or has a tendency directly or indirectly to produce some result in treat as a breach of a privilege। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर किसी मेंबर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भी कुछ टाइप का ऑब्स्टिकल ला रहा हो, ठीक है, आ रहा हो, तो उसको भी हम ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज एंड द कंटेम्प्ट ऑफ अ हाउस टू मेक अ स्पीच और अ print or a public libel reflecting on the character or the proceeding of the house or its committee or on any member of the house for or relating of his character on the conduct of the legislator। ठीक है, अगर कुछ भी मतलब ऐसी टाइप की स्पीच हो या कोई भी पब्लिकेशन हो जो किसी भी तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग को या पर्टिकुलर उस मेंबर के कैरेक्टर को मतलब कुछ ऑब्स्टेक मतलब कुछ नेगेटिव उनका जो ये दिखा रहा हो, ठीक है, नॉट पर्टिकुलर मतलब पूरी प्रोसीडिंग नेगेटिव ना हो, मतलब कुछ जो पार्ट है, ठीक है, उनका एक बहुत क्या बोल सकते उसको, उनकी बदनामी हो रही हो, इस टाइप का कुछ अगर प्रोसीडिंग हो रही हो तो उसको भी ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलो इन केस ऑफ अ एलिग्ड ब्रीच ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। ठीक है, कौन सी प्रोसीजर फॉलो होती है अगर किसी ने कुछ भी जो केस हुआ है, ठीक है, ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज का उस टाइप में। ठीक है, तो सबसे पहला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर और द लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन कंस्टिट्यूट अ प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, जो हेड होते हैं, ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, वो एक प्रिविलेज कमेटी सेटअप करते हैं। उसके साथ साथ जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द कमेटी वो नॉमिनेटेड होते हैं बेस्ड ऑन द पार्टी स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है हाउस में उसके अकॉर्डिंग वो नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्पीकर या चेयरमैन जो है वो डिसाइड करते हैं ऑन द मोशन। उसके बाद क्या होता है, इफ़ द प्रिविलेज एंड द कंटेम आर फाउंड प्रीमा फेसी। प्रीमा फेसी मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट एज करेक्ट अंटिल प्रूफ, मतलब कुछ प्रूफ होने के पहले ही उसको करेक्ट माना जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमा फेसी। देन द स्पीकर और द चेयरमैन विल फॉरवर्ड इट टू द प्रिविलेज कमेटी बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। ठीक है, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, अगर कोई भी प्रिविलेज या कंटेम फाउंड हुआ है, ठीक है, ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज या कोई भी कंटेम, तो उस टाइम पे स्पीकर और जो चेयरमैन है वो प्रिविलेज कमेटी के पास वो जो भी प्रपोजल है वो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है द कमिटी विल एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट मेड बाय हिम हैज़ इंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर और इट्स मेंबर एंड वेदर देयर इमेज वॉज मैलिंग्ड बिफोर द पब्लिक। ठीक है, तो फिर जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जिसने भी पर्सन ने कुछ जो किया हो, ठीक है, ब्रीच किया हो किसी भी टाइप का प्रिविलेज को, तो उसको मतलब डेफिनेटली वो इंसल्ट करता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये सारे का जो चेक है या एग्जामिन जो है वो कमेटी करती है। ठीक है, तो कमेटी के बारे में देखा जाए तो एक कॉशी जुडिशली पावर रहती है इनके साथ में, विच सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑल द कंसर्न। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वो सीख करते हैं, उसके साथ साथ वो इंक्वायरी भी कंडक्ट करती है और रिकमेंडेशन भी देती है कि क्या फर्दर प्रोसीजिंग होना चाहिए या क्या पर्टिकुलर कंसर्न है उसके बारे में। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट न्यूज़ कवर कर ली। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम GS2 पेपर। ठीक है, व्हाट आर द एडिशनल टायर वन बॉन्ड। ठीक है, कंटेक्स ऐसा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ टाइटन इट रेगुलेशन ऑफ एडिशनल टायर वन बॉन्ड और 81 bond and ensure that these risks instrument are less accessible to the retail investor। ठीक है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दैट इज सेबी है, उन्होंने टाइटन किए है जो भी रेगुलेशन है, किसके रिलेटेड रेगुलेशन, जो एडिशनल टायर बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड वन, ठीक है, 81 बॉन्ड, उनके जो रेगुलेशन है उसको टाइट की है। और उन्होंने बताया है कि ये सारे जो हैं कि एक रिक्सी इंस्ट्रूमेंट्स है और वो कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रॉपरली या बहुत कम तरीके से वो एसेसिबल होते हैं। ठीक है, तो कंटेक्स ये देख लिया। अभी मैं बताती हूँ कि एडिशनल वन टायर बॉन्ड वगैरह क्या होता है, वो सारा मैं अभी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, कुछ चेंजेस लाए हैं। सबसे पहला है कि बैंक कैन इशू दिस बॉन्ड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो बॉन्ड है दैट इज़ 81, ठीक है, 81 जो बॉन्ड है वो बैंक जो है वो इशू कर सकते हैं बस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ठीक है, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुल सब्सक्राइब टू देम, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है सिर्फ वही सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज अ कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल। ठीक है,
अगर एक ए कंपनी हो, ठीक है, वो जो भी पीपल्स हो उनके बिहाफ में अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रही हो बी में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। तो ए क्या हो गया, ए हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जो पब्लिक का पैसा या पब्लिक का जो मनी है वो खुद वो जो मेन कंपनी है उसमें इन्वेस्ट ना करके ए के थ्रू जहाँ पे इन्वेस्ट होता है, ठीक है, जो ए तो कंडक्ट करता है एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। देयर शाल बी अ मिनिमम अलॉटमेंट साइज एंड ट्रेडिंग लॉट साइज ऑफ 1 करोड़, ठीक है। और तीसरा चेंज क्या है, देयर शाल बी अ मिनिमम अलॉटमेंट साइज रहेगा और ट्रेडिंग लॉट साइज क्या रहेगा ऑफ 1 करोड़ तक, ठीक है। हमने ये 3 चेंजेस देख ली, ठीक है, किसके केस में, 81 बॉन्ड के केस में, ठीक है। अभी ये इस बॉन्ड के बारे में देखा जाए तो अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क बैंक रेगुलेट कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल, ठीक है। जो भी कैपिटल मतलब हम पूंजी बोल सकते हैं या मनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है उसको 2 टायर में उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। किसने, बेसल 3 फ्रेमवर्क ने। अभी बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या है या बेसल नॉर्म क्या है, मैं उसके बारे में एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो Basel 3 is an internationally agreed set of measures developed by BS in response to the financial crisis of 2007 2009, ठीक है। जब वो क्राइसिस आए थे 2008 के टाइम में, हम देख सकते हैं 2007 और 8-9 तक जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस टाइम पे ना जो बेसल 3 के नॉर्म आए थे, ठीक है, ये डेवलप किए थे, ठीक है। किसके थ्रू डेवलप किए थे, BCBS के थ्रू। अभी BCBS क्या है, BCBS है बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, ठीक है, एक बेसल कमेटी है ऑन अ बैंक सुपरविजन, ठीक है। ये क्या करता है, बेसल 3 नॉर्म में क्या है, द मेजर एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन सुपरविजन एंड द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक। जो भी रिस्क मैनेजमेंट हो या जो भी सुपरविजन या रेगुलेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने का मेन एम है बेसल 3 नॉर्म का, ठीक है। बेसल 3 क्या, 3 पिलर पे फोकस करता है। अभी 3 पिलर कौन से वो देखते हैं। सबसे पहला पिलर है इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अप एंड डाउन राइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो बैंकिंग सेक्टर को जो भी अप एंड डाउन्स आए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रही उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर को स्टेबल रखना या उसको इम्प्रूव करना, ये पहला उनका पिलर है। उसका सेकेंड है कि इम्प्रूव अ रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। जो भी रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड एबिलिटी हो या रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है बैंकिंग सेक्टर को उसको इम्प्रूव करना, ये सेकेंड पिलर है बेसल 3 नॉर्म्स का, ठीक है। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। बैंक की ट्रांसपेरेंसी को मतलब स्ट्रेंथ करना, उसके साथ साथ डिस्क्लोजर को भी स्ट्रेंथ करना, ऐसा इनका थर्ड नॉर्म है, दैट इज बेसल 3 नॉर्म, ठीक है। तो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड देख रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें बताया था कि बेसल 3 नॉर्म के अंदर जो कैपिटल है उसको कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 टायर में, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 1 कैपिटल इज सब डिवाइडेड इनटू कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो जो टायर 1 है वो 2 टाइप में डिवाइड है, कौन से, कॉमन इक्विटी और कैपिटल एडिशनल कैपिटल, दैट इज 81। तो अभी 81 बॉन्ड क्या है, आर द टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड perpetual bond that bank issue to shore up their core capital base to meet the Basel 3 norm, ठीक है। तो Basel 3 नॉर्म को फुलफिल करने के लिए 81 बॉन्ड को इशू किया जाता है, और वो भी क्या है, एक अनसिक्योर और परपेचुअल बॉन्ड से जो बैंक इशू करते हैं। की फीचर्स देखा जाए, दे हैव हायर रेट दैन अ टायर 2 बॉन्ड, ठीक है। टायर 2 बॉन्ड से उसका हायर रेट ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ ये जो 81 बॉन्ड होते हैं तो उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ठीक है, नो मैच्योरिटी डे। द इशूइंग बैंक हैज़ अ ऑप्शन टू कॉल बैक द बॉन्ड, ठीक है। जो भी बैंक ने इशू किए हो ये बॉन्ड, तो उनको पास ऑप्शन होता है कि ये बॉन्ड को वो वापस ले सकते हैं और रिपे द प्रिंसिपल आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जो भी प्रिंसिपल लगता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर वो रिपे कर सकते हैं। अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर इज हायर यील्ड दैन द सिक्योर बॉन्ड इशूड बाय द सेम एंटिटी। अगर किसी सेम एंटिटी ने ये जो 81 बॉन्ड है, 81 बॉन्ड हमने जैसे देखा था कि वो थोड़े अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड में ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को, ठीक है। दे हैव अ हायर यील्ड एज कम्पेयर टू द सिक्योर बॉन्ड, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू कैन होल्ड दिस बॉन्ड बट मोस्टली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल
ऑप्ट फ्रॉम द सच हायर रिस्क हायर यील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है वो भी इस बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं, पर देखा जाए तो जो भी मतलब इंडिविजुअल है जो हायर रिस्क को मतलब हाई उसकी हाई नेट वर्थ हो, उसके साथ साथ वो हायर रिस्क को सस्टेन कर सकता है, वही इंडिविजुअल मोस्टली जो इन्वेस्ट करता है इस टाइप के बॉन्ड में। गिवन द हायर रिस्क द रेटिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज 1 to 4 नॉच लोअर देन द सिक्योर बॉन्ड सीरीज ऑफ अ सेम बैंक। ठीक है, हाउएवर इट हैज़ अ 2-fold रिस्क। अभी 2-fold रिस्क है इस बॉन्ड के रिलेटेड। सबसे पहला क्या है, द इशूइंग बैंक हैज़ अ डायरेक्शन टू स्किप कपल पेमेंट अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस इफ can pay from profit or revenue reserve in case of a losses for the period when the interest needed to be paid। ठीक है, पहला ऐसा है कि जो भी इशूइंग बैंक है उसके पास उनके पास डिस्ट्रिक्शन होता है कि वो जो कपल पेमेंट होता है उसको स्किप कर सकते हैं जब नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं वो, इट कैन पे अ प्रॉफिट, पे फ्रॉम द प्रॉफिट, जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है उसको बॉन्ड इशू करने के बाद तो वहाँ से भी पे कर सकते हैं, अगर इन केस ऑफ अ लॉसेस फ्रॉम द पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट नीडेड टू बी पे। सेकेंड है, द बैंक हैज़ नो मेंटेन अ कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो ऑफ अ 5.5 फेलिंग विच द बॉन्ड कैन गेट अ रिटर्न डाउन। ठीक है, तो जो टायर 1 में एक रेशियो मेंटेन करने का रहता है ऐसा टाइप का इस बॉन्ड में नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल, जैसे मैंने अभी बताया कि जो टायर 2 बॉन्ड है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल और कॉमन इक्विटी क्या है वो बताती है। इक्विटी मतलब हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है, जो इशू करती है कंपनी। ठीक है, इक्विटी क्या होता है, यहाँ पे जो इक्विटी वर्ड दिया है वो कोई भी जो वैल्यू होती है शेयर्स की जो भी कंपनी इशू करती है हम उसको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंसेस दिया है। बाय द नेचर सीईटी इज इक्विटी कैपिटल ऑफ अ बैंक। जो कॉमन इक्विटी होती है वो हम बोल सकते हैं is the equity capital of a bank, okay, and where return are linked to the bank performance and therefore the performance of the शेयर प्राइस। ठीक है, तो जो भी रिटर्न होता है इस केस में सीईटी के केस में, तो उसमें क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो बैंक के परफॉर्मेंस पे लिंक कर मतलब उससे लिंक्ड होता है। ठीक है, एंड 81 बॉन्ड में क्या होता है, आर द नेचर ऑफ अ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, जो भी डेप्थ मतलब कर्जा रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके रिलेटेड होता है 81 बॉन्ड, विच कैरीज अ फिक्स कपल पेबल एनुअल फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो इसके मतलब जो भी प्रेजेंट पास्ट प्रॉफिट होता है बैंक का उसके थ्रू जो कपल पेबल एनुअली किया जाता है इन द केस ऑफ ए 81 बॉन्ड। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक हो गया होगा उनके लिए ये सारे टर्म्स नए होंगे। सो अगर आपको नहीं भी समझा होगा पर जब आप इकोनॉमी का बुक पढ़ लोगे तो आपको ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म हो गया, CB हो गया, या जो भी कैपिटल एसेट हो गया, या जो भी सब कुछ जो दिया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पाकिस्तान टू चैलेंज इंडिया एप्लीकेशन फॉर एक्सक्लूसिव जीआई टैग फॉर अ बासमती राइस इन ईयू। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूज़ है, बहुत जल्दी भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है, जो पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो अपोजिशन फाइल करेंगे यूरोपियन यूनियन में। किसके केस में, तो इंडिया का एप्लीकेशन था कि वो बासमती जो राइस है उसको जीआई टैग में इंक्लूड किया जाए, एक्सक्लूसिव जीआई टैग उसको दिया जाए, ऐसा इंडिया का एप्लीकेशन था यूरोपियन यूनियन में, पर पाकिस्तान ने उसको अपोज किया है। ठीक है, पाकिस्तान इज अप्रोचिंग ईयू क्यों अप्रोच कर रहा है और ये प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग दिस। तो पाकिस्तान ने इनेक्ट किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन मार्च दिस ईयर। अभी उन्होंने जो जीआई टैग रिलेटेड एक्ट है उसका फॉर्मेशन किया है। ठीक है, विच गिव्स द राइट टू, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको राइट है कि इंडिया का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बासमती राइस एज ए एक्सक्लूसिव राइट के लिए इंडिया ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसको वो अपोज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया का मानना ऐसा है कि जो बासमती राइस है, ठीक है, इट इज़ ऑफ अ इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट इन देयर एप्लीकेशन। उन्होंने बताया है, मतलब इंडिया का साइड है कि जो बासमती राइस है वो इंडियन ओरिजिन का है, इसलिए इंडिया ने उसको मतलब जीआई टैग मिलना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन में दिया है। ठीक है, अगर ईयू का जो ऑफिशियल जर्नल होता है वहाँ पे भी ये पॉइंट जो है, ठीक है, दैट इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट है, ये भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एज पर ईयू official journal, any country can oppose the application for registration of a name pursuant to Article 50 Clause 2A of a regulation EU of a European Parliament and the Council of a quality
स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड स्टफ विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी जब ये ईयू का जब जनरल ऑफिशियल जनरल पब्लिश होता है तो उस टाइम पे क्या है, 3 मंथ के अंदर कोई भी जो कंट्री हो, अगर उसको पर्टिकुलर वहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन हो, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, तो उनको अगर अपोजिशन हो तो वो 3 मंथ के अंदर अपोजिशन का जो अप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ईयू के जनरल के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा दिया है। ठीक है, पाकिस्तान का क्लेम क्यों है या पाकिस्तान का अपोजिशन क्यों है, तो पाकिस्तान बोल रहा है इट वॉज अ मेजर ग्रोवर एंड प्रोडक्शन ऑफ अ बासमती राइस। पाकिस्तान बोल रहा है कि वो मेन ग्रोवर है, मतलब वहाँ पे उनके पाकिस्तान में मेजर जो है प्रोड्यूसर बोल सकते हैं बासमती राइस के पाकिस्तान है। पर इंडिया का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इंडिया ने जो बताया है, तो फिर ये बात तो गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगर तो इसलिए पाकिस्तान ने ऐसा उनको बताया है, मतलब इसलिए उन्होंने अपोजिशन किया है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड देखा जाए जीआई टैग का, तो मई 2010 में जो जीआई टैग का स्टेटस है, दैट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का जो स्टेटस है वो बासमती राइस को दिया गया था। कौन से प्लेस से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन प्लेसेस को दिया गया था जीआई टैग का स्टेटस। किस के लिए? बासमती राइस के लिए। अभी बेसिक देखा जाए जीआई टैग के बारे में, वैसे हमको सबको पता ही हो, अगर पर किसी को पता ना हो तो उनके लिए भी ये क्लियर हो जाएगा। तो जीआई टैग क्या है? इट इज़ अ प्राइमरली एन एग्रीकल्चर नेचुरल और अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर गुड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट हो, नेचुरल हो या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, हैंडीक्राफ्ट हो या इंडस्ट्रियल गुड हो, तो वो पर्टिकुलर उसी प्लेस का ओरिजिन है, मतलब वो वहाँ का एक वहीं पे बहुत अच्छे से वहाँ से वो ओरिजिन होता है, वहाँ पे उसकी बेस्ट क्वालिटी मिलती है, उसको हम बोलते हैं जीआई टैग। ठीक है, टिपिकली सच अ नेम कन्वे एज अश्योरेंस ऑफ अ क्वालिटी। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उसकी जो क्वालिटी की अश्योरेंस है या उसकी जो खासियत है वो उसको मतलब वो उभरती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग का प्रोटेक्शन मिल गया है तो। वंस द जीआई टैग प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिस यूज द नेम ऑफ नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट। तो जीआई टैग का अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर टैग मिल गया, ठीक है, जीआई टैग का प्रोटेक्शन मिल गया, तो कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर जो है वो उसी प्रोडक्ट के नाम पे, ठीक है, कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है मार्केट का। ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या होगा, जो भी कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है उसको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, उसके साथ साथ ऑथेंटिटी उसकी प्रोडक्ट की मिल जाती है। ठीक है, हु इज़ अ रजिस्टर प्रोपरेटर of a geographical indication। ठीक है, any association of the person, producer, organization और authority established by और अंडर अ लॉ कैन बी रजिस्टर। ठीक है, कोई भी जो पर्सन हो कौन रजिस्टर कर सकता है फॉर द जोग्राफिकल इंडिकेशन? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हो, ठीक है, तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। देयर नेम शुड बी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन एज अ रजिस्टर प्रोपरेटर फॉर अ जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो उनका जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो अप्लाई करने वाले उनके लिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ वैलिड? कितने टाइम तक वो वैलिड है? तो वैलिडिटी देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ अ 10 ईयर। 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है। उसके साथ साथ इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको रिन्यू भी करना पड़ता है। हु अकॉर्ड एंड रेगुलेट जोग्राफिकल इंडिकेशन? जोग्राफिकल इंडिकेशन या कौन रेगुलेट करता है? तो सबसे पहला है कि एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, पहले देखेंगे इंटरनेशनल लेवल में कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसके बाद इंडिया में कैसे किया जाता है। एट इंटरनेशनल लेवल देखा जाए तो जोग्राफिकल इंडिकेशन आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आईपीआर जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर में जोग्राफिकल इंडिकेशन कवर किया जाता है, जो हमें मिला था अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, आईपीआर हमें कहाँ से मिला था, जिसके किसके अंडर में आता है? जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, जीआई इज ऑल्सो गवर्न बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट था किस पे? ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स जो हुआ था एग्रीमेंट, उसके अंडर भी जीआई टैग का जो है रेगुलेशन भी या गवर्न भी किया जाता है। ठीक है, अगर इंडिया में देखा जाए तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ अ गुड रजिस्टर एंड द प्रोटेक्शन प्रोडक्ट 1999। ठीक है, 1999 के एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है या रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में वो था दार्जिलिंग टी।
ठीक है, दार्जिलिंग के टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला था इंडिया में। नेक्स्ट इज 2020 नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो 2020 जैसे हम जानते हैं कि नोबल प्राइज़ कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो आज भी एक दिया है कि 2020 नोबल प्राइज़ फिजिक्स में किसको मिला है। तो ये 3 पर्सन को अवार्ड किया है, दैट इज़ कौन कौन है, रोगर पेनरोज, रिनहाल्ड गेंजल एंड एंड्रिस घेज। ठीक है, इन 3 पर्सन को मिला है। ठीक है, किसके वजह से, उन्होंने अपना जो ब्लैक होल के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया है, उसके वजह से उनको ये नोबेल प्राइज़ 2020 का अवार्ड है। ठीक है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल का फॉर्म होता है व्हेन अ स्टार कोलैप्स एंड कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, विथ अ एक्सेप्ट वेलोसिटी सो स्ट्रॉन्ग दैन इवन लाइट कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, लाइट भी उस वेलोसिटी उनकी इतनी होती है ब्लैक होल में कि लाइट भी वहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है, हम उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसको हम बोलते हैं कि कब फॉर्म होता है वो, व्हेन द स्टार कोलैप्स, जब स्टार का कोलैप्स होता है उस टाइम पे। एक्सेप्ट escape velocity is a speed at which the object must travel to override a planet। ये क्या होता है, एक्सेप्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक स्पीड होती है जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल हो सकता है ओवर राइडिंग, मतलब किसी को पीछे छोड़ के टू द अदर प्लानट। ठीक है, इस टाइप के से बोल सकते हैं हम। और एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। मेन फीचर्स देखे जाए, सिंस लाइट कैन नॉट गेट आउट, ब्लैक होल आर इनविजिबल एंड कैन ओनली बी ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेस टेलीस्कोप और अदर्स स्पेशल टूल्स। ठीक है, ब्लैक होल से लाइट पास नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ब्लैक होल जो है वो इनविजिबल है, और ऐसा है कि उनको अगर देखना, हम अगर हम उसको ट्रैक करते हैं तो वो एक स्पेस, जो स्पेस का टेलीस्कोप होता है उसके थ्रू ही हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल बिकॉज द ग्रेविटी इनसाइड द ब्लैक होल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्यों लाइट वहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सॉरी, अभी अवार्ड विनर्स जो है उन्होंने ब्लैक होल के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहला जो पेनरोज थे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने डिस्कस किया है कि जो ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ अ रॉबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ अ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी है रिलेटिविटी का, तो जो ब्लैक होल फॉर्मेशन है एक रॉबस्ट प्रोडक्शन बोल प्रिडिक्शन बोल सकते हैं, जो जनरल थ्योरी है रिलेटिविटी का। ठीक है, ऐसे उन्होंने डिस्कवर किया। सॉरी, सेकेंड है गेजल एंड गेज। उन्होंने क्या उन्होंने उनका डिस्कवरी में क्या मतलब, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया है। डिस्कवर्ड अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया है एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। दिस इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम सागिटारियो ए सुपर मैसिव ब्लैक होल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, विच हैज़ अ मास 4 मिलियन टाइम्स देन द सन। उसका जो मास है वो 4 मिलियन टाइम्स सन से ज़्यादा है। की पॉइंट्स देखे जाए प्रीलिम्स रिलेटेड, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सागिटारियो ए, ठीक है, उनको उन्होंने जो बताया है ए, इट इज़ अ वन ऑफ द 2 ब्लैक होल हुज फोटोग्राफ हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ठीक है, जो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है तो उनके थ्रू एक फोटोग्राफ कैप्चर हुआ था, उसका उसका वो नाम है। ठीक है, फैक्ट सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड ही है। ब्लैक होल डू नॉट इमिट और रेडिट एनी थिंग इवन लाइट। ब्लैक होल जो है वो कुछ भी मतलब इमिट नहीं कर सकता, लाइट को इवन वो डिटेक्ट नहीं करता, मतलब लाइट भी उससे एक्सेप्ट सॉरी लाइट भी उससे मतलब वो कुछ भी टाइप का जो है। ठीक है, ब्लैक होल डू नॉट इमिट एनीथिंग, ऐसा बताया है। ठीक है, अगर नोबल प्राइज़ जो फिज़िक्स का है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जाए, तो वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, और वन ऑफ द 5 नोबल प्राइज established by the will of Alfred Nobel
ठीक है। ये जो नोबेल प्राइज़ है वो इस्टेब्लिश जो हुए हैं, ठीक है। 5 नोबेल प्राइज़ रहते हैं। जब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1895, ठीक है। सॉरी वो अवार्ड, सॉरी जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं सिंस 1901, ठीक है, 1901 से। और जो फर्स्ट थे जिनको प्राइज़ मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, वो थे फिजिशियन विलियम लॉन्टेक। उनको मिला था किसके वजह से, उनकी एक डिस्कवरी थी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब ही रिकॉग्नाइज दैट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विसेज ही रेंडर बाय द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। उन्होंने एक्सरे का डिस्कवरी किया था, उसके वजह से उनको मिला था। ठीक है। यहाँ पे बस कुछ फैक्ट्स दिए हैं ब्लैक होल के रिलेटेड, वो आप खुद भी पढ़ लेना। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट में वैसे बता दीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट इज दिल्ली गवर्नमेंट टू स्प्रे बायो डिकम्पोजर इन द फील्ड टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में स्टबल बर्निंग जो है वो काफ़ी मेजर इशू रहा है, विंटर टाइम में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बिहाफ में जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्प्रे करेंगे, स्टार्ट टू स्प्रे बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन। ठीक है, बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन स्प्रे करेंगे टू प्रिवेंट द स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए। अगर ये जो है वो प्रिपेयर किसने किया है, बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन, वो प्रिपेयर किया है पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, उन्होंने प्रिपेयर किया है। अभी प्लान क्या है, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप कैप्सूल कंटेनिंग बायो डिकम्पोजर, ठीक है, उन्होंने कैप्सूल डेवलप की है जो कंटेन करता है बायो डिकम्पोजर। दिस कैप्सूल आर मिक्सड विद द सॉल्यूशन, फिर वो कैप्सूल क्या है वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। व्हेन अप्लाइड ऑन द फील्ड इट डिजॉल्व द स्टीम ऑफ अ स्टबल, ठीक है। जब ये फील्ड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी स्टीम रहेगी ऑफ अ स्टबल वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू कंपोजिट, फर्टिलिटी ऑफ अ लैंड इंक्रीजेस, ठीक है, वो कंपोजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलिटी जो है लैंड की वो इंक्रीज होंगी, और उसके साथ साथ लेस्ट फर्टिलाइजर भी यूज़ होगा। दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द फार्मर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्प्रे इट इन द फार्म, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दिया जाएंगे, उसके साथ साथ इट विल बी यूज टू स्प्रे इट इन द फार्म। द सोल्यूशन विल हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ अ स्टबल, ठीक है, जो भी स्टबल है उसके डिस्पोजल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उसके साथ साथ जो भी स्टबल बर्निंग के रिलेटेड इश्यूज होते हैं या जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि हाउ वेयर दिस बायो डिकम्पोजर फॉर्म, अभी ये फॉर्म कैसे हुए। तो पूसा जो डिकम्पोजर है इज अ मिक्स ऑफ अ 7 फंगी, ठीक है, 7 फंगी से मिला हुआ है, दैट प्रोड्यूस एंजाइम, वो एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, लिगिन एंड पिक्टिन इन अ पैडी स्ट्रॉ, ठीक है। ये फंगी थ्रीव एट अ 32 डिग्री सेल्सियस विच इज द टेम्परेचर प्रिवेलिंग व्हेन पैडी इज हार्वेस्टेड एंड वीट इज सोवन, ठीक है, जब पैडी हार्वेस्ट किया जाता है उसके साथ साथ वीट जो सोवन किया जाता है, इस टेम्परेचर में जो फंगी है इट यूज टू थ्रिव। उसके साथ साथ इस कंपनी को लाइसेंस भी मिला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस डिकम्पोजर, ठीक है। उसके साथ उनके साथ साथ 6 कंपनी को भी और लाइसेंस मिला है। अभी कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड टू द प्रीलिम्स। सबसे पहला है व्हाट इज़ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। सो इसके ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है, मैं एक बार आपको एक वो प्लेट दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जगह पे हमने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्नैप लॉक होता है, ये सिक्योरिटी इंस्क्रिप्टेड होती है, ठीक है, जैसे ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। उसके बाद जो होता है इम्पोज्ड बॉर्डर एंड अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ठीक है, और सुपीरियर ग्रेड रिफ्लेक्टिव शीटिंग, लेज़र H9D कोड, ठीक है, एक कोड होता है। उसके साथ साथ एक हॉट स्टैम्प क्रोमियम बेस्ड होलोग्राफ, ठीक है, ये जो होता है इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं, हॉट स्टैम्प क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम, ठीक है, होलोग्राम के बारे में देख रहे हैं। सो फैक्ट ऐसा है कि दे आर मेड ऑफ, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ठीक है, वो मेड होता है एल्यूमिनियम एंड आर अफिक्स यूजिंग एटलीस्ट 2 नॉन रीयूजेबल स्नैप ऑन लॉक, ठीक है, वो किससे मेडअप होता है, एल्यूमिनियम से, और उसके साथ साथ वो फिक्स किया जाता है, फिक्स बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 नॉन रीयूजेबल स्नैप ऑन अ लॉक। द प्लेट कंप्राइज हॉट
स्टैम्प क्रोमियम बेस्ड 20 mm into 20 mm होलोग्राम। ठीक है, ये कितने mm का होता है? 20 into 20 mm का होलोग्राफ होता है। हॉट स्टैम्प क्रोमियम बेस्ड होता है। ठीक है, ऑफ अ अशोक चक्रा इन ब्लू कलर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, उसमें क्या होता है उस होलोग्राफ में? ठीक है, अशोक चक्रा ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, 20 by 20 mm का होता है, 20 by 20 mm। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी जैसे आपको फिगर दिखाया ही था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, अभी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देखा जाए तो एक 10 डिजिट का परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग शीट भी होती है, लेज़र ब्रांडेड होती है। उसके साथ साथ जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसमें क्या और रहता है? इट ऑल्सो इंक्लूड अ हॉट स्टैम्प फिल्म applied on the numerical and later bearing the inscription India at a 40 degree angle। ठीक है, उसके साथ साथ इसका भी इंक्रिप्शन होता है, न्यूमेरिकल एंड लेटर, उसके साथ साथ एक इंस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे इंडिया लिखा होता है एट द 40 डिग्री एंगल। ठीक है, वंस फिक्स्ड अ यूनिक हायर सिक्योरिटी रिफ्लेक्शन सॉरी रजिस्ट्रेशन प्लेट इज इलेक्ट्रॉनिकली लिंक टू द व्हीकल। ठीक है, ये जब प्लेट उस पर्टिकुलर व्हीकल को लगाई जाती है उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली वो रजिस्टर हो जाता है। बेनिफिट क्या है? विथ नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक एंड डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस। ठीक है, उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वो जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ठीक है, नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक होता है उसमें। ठीक है, आर अफिक्स बाय ऑटोमोबाइल डीलर एंड प्राइवेट वेंडर अप्रूव्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, जो भी स्टेट अथॉरिटी थ्रू अप्रूव्ड जो प्राइवेट वेंडर्स है या ऑटोमोबाइल डीलर्स है उनको मतलब वही वो फिक्स करते हैं। ठीक है, दिस प्लेट आर इशूड ओनली आफ्टर द व्हीकल ओनर प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन लाइक इन। ठीक है, जो किसको ये प्लेट प्रोवाइड की जाती है, जो भी व्हीकल ओनर होता है वो उनकी जो पूरी नंबर है, जैसे इंजन नंबर, केसी नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के बाद ही ये जो प्लेट है वो रजिस्टर की जाती है या प्लेट को लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी काउंटर फिटिंग होती है, ठीक है, रिलेटेड टू द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डिटेल ऑफ द कार लाइक इंजन नंबर, ठीक है, और बाकी सारे जो डिटेल्स होते हैं वो भी एक सेंट्रलाइज उसका डाटाबेस भी बन जाता है। ये कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, एज ए यूनिफॉर्म इनका जो पैटर्न होता है, ठीक है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उन हैज़ अ यूनिफॉर्म पैटर्न of a disable motor vehicle registration number, therefore addressing the issue of incompressible vehicle registration plate। ठीक है, हमने ये देख लिया ये प्लेट किस टाइप के होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज़ अ परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, रिसेंट एक इंडेक्स है मिला है। ठीक है, इंडेक्स आया है दैट इज़ PMI, परचेसिंग मैनेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसका एक इंडिकेटर है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। इट इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रिस्पोंडेंट अबाउट द चेंजेस इन द परसेप्शन अबाउट द की बिजनेस वेरिएबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। ठीक है, प्रीवियस मंथ से पर्टिकुलर करंट मंथ में क्या चेंजेस आए, ठीक है, बिजनेस वेरिएबल उसका सबका जो है रिस्पॉन्स लिया जाता है इन दिस सर्वे। तो इसका नंबरिंग जो है या नंबर जो है 0 to 100 तक होता है, जिसकी PMI अबोव 50 होती है, रिप्रेजेंट करती है, एंड एक्सपांशन व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ। ठीक है, PMI अंडर 50 और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब प्रीवियस मंथ के साथ कंपेयर किया जाए तो जिसके 50 के अबव होता है तो एक्सपांशन हुआ है या कुछ नया आया है। ठीक है, बिजनेस वेरिएबल में तो वो आता है। उसके बाद 50 के कम हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन, और जो अगर 50 ही हो तो उसको हम नो चेंज बोलते हैं। अभी की इंडिकेटर कौन से देखे जाते हैं या कौन से रिस्पॉन्डर ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस सर्वे, तो वो है न्यू ऑर्डर्स। क्या न्यू ऑर्डर्स आए, इन्वेंटरी लेवल्स, ठीक है, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज गुपकार डिक्लेरेशन। ठीक है, तो August 4, 2019 में फर्स्ट गुपकार डिक्लेरेशन साइन हुआ था बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पहले ही ये साइन हुआ था। तो August 2020 में क्या हुआ, 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द स्टेटमेंट टाइटल एज अ
गुपकार डिक्लेरेशन 2। तो अगस्त में जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने ये साइन किया। जो इनिशियल पहला वाला जो था वो 2019 में था, तो ये जो डिक्लेरेशन है उसको गुपकार डिक्लेरेशन 2 बोलता है। किसके लिए किया? टू कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो छह पॉलिटिकल ने जो भी एब्रोगेशन हुआ था उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो डिक्लेरेशन है उसको साइन किया गया। ठीक है, 6 पार्टी हैव जॉइंटली स्टेटेड अ सेंटर डिसीजन टू अल्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ ग्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा उन 6 पार्टियों का मानना है। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 अनाउंस्ड। ठीक है, जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है वो अनाउंस हो गया है। किसके थ्रू ये किया जाता है? जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन है, हैज़ इनवाइटेड अप्लीकेशन कितने अक्रॉस 12 सेक्टर्स। ठीक है, उसके अगर सब कैटेगरीज देखा जाए तो 35 सेक्टर्स है। अभी 12 सेक्टर्स कौन से हैं? ठीक है, जो इंक्लूड होने वाले नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की यहाँ पे, तो वो है एग्रीकल्चर, ठीक है, एजुकेशन, एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्रीज 4.0, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड अर्बन सर्विसेज। रिवॉर्ड्स क्या है? विनिंग जो स्टार्टअप है उनको 5 लाख तक दिया जाएगा कैश प्राइज। उसके साथ साथ उनको काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है टू प्रेजेंट देयर सोल्यूशन टू द रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो भी उन्होंने स्टार्टअप किया है तो उनका जो सोल्यूशन है वो जो भी रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी उनको शो कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव्स हो या जो भी प्रोजेक्ट हो उनको भी वो प्रॉपरली वो दिखा सकते हैं। ठीक है, वन exceptional incubator and one accelerator each will get a कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर किसी का एक एक्सेप्शनल हो, ठीक है, इंक्यूबेटर हो या वन एक्सेलरेटर हो, उनको भी कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम अक्टूबर 2 to 8 अक्टूबर। ठीक है, हर साल टू व्यू द प्रिजर्वेंस ऑफ इंडियन फोना। ठीक है, इंडिया के फोना जो है उनको उनका प्रिजर्वेशन का मतलब जो व्यू है उसको दिखाने के लिए उसके लिए हम वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, फोना मतलब एक दो फ्लोरा और फोना होता है। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स होते हैं, फोना मतलब एनिमल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्शन ये जो है वाइल्ड लाइफ वीक वो पहले टाइम कब सेलिब्रेट हुआ है? 1952 में। ठीक है, और इस साल की अगर थीम देखी जाए तो रोर करके थीम है, रोर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नेक्स्ट न्यूज़ इज कावाच क्या है? सेंटर फॉर एगमेंटेशन वार विद द कोविड-19 हेल्थ crisis, that is Kavach, is initiative by a national science of technology entrepreneurship डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है कि दो जो है इनके थे डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड थ्रू। ठीक है, इनके थ्रू ये इनिशिएटिव है। ये क्या है इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव क्या सपोर्ट द innovation in the areas of diagnostics devices, informative including bioinformative and information management system, and any intervention for the control of COVID-19 and or the startup ideas to address mitigation various challenges facing by the country's society due to the several impact of COVID-19। ठीक है, जो भी कोविड-19 रिलेटेड न्यू इनोवेशंस हो गए किसी भी फील्ड में हो, डिवाइसेस की फील्ड में हो, डायग्नोस्टिक फील्ड में हो, या जो भी स्टार्टअप हो, या जो भी कुछ मिटिगेशन रिलेटेड कुछ भी मेजर्स लिए हो, उनको सपोर्ट करने का जो ये मेन एम है इस कवच जो इनिशिएटिव है उसका है। ठीक है, इट ऑफर अ फंडिंग भी उनको दी जाएंगी। ठीक है, ये स्टार्टअप्स को फंडिंग भी दी जाएंगी। कितने तक फंडिंग दी जाएंगी? 50 lakhs to 200 lakhs। ठीक है, पर्टिकुलर सिलेक्टिव जो स्टार्टअप्स है उनको 50 लाख to 200 lakhs तक फंडिंग दी जाएंगी। इन दिस वे आई थिंक वी कंक्लूड ऑल द आर्टिकल्स एंड न्यूज सेशन। और आज जो भी डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे थोड़ी खांसी हुई इसके वजह से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।